स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 का साइंस का जो पहला चैप्टर है उसकी प्रश्नावली को हम सोल्व कर रहे थे। उसमें हमने 2 वीडियो बना ली है छोटी छोटी, ठीक है। आज हम और उन 2 वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को, और वैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वो जैसे ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो इसके लिए अलग बना रखी है, लगभग 5-6 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रियाएँ होती हैं जिन्हें कराने के लिए हमें ऊष्मा मिलती है, ठीक है। और ऊष्माशोषी वो अभिक्रियाएँ होती हैं जिन्हें कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन जो है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। तो मैं इसकी अब रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये होता कैसे है, ठीक है। तो देखो, तो ग्लूकोज जो खाने से बनेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक। इसकी रिएक्शन किससे होगी, O2 से। और उसके बाद यहाँ बनने वाला जो बनेगा वो बनेगा CO2 और वाटर, और साथ में क्या मिलेगी हमें, ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो क्वेश्चन ये था अपना, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखो, जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, इसे रिएक्शन को बैलेंस कर दूं पहले मैं, तो और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 6 18 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन ये हो गई और 6 दूनी 12, ठीक है, 18 रिएक्शन, और हाइड्रोजन 12 पूरे हैं और कार्बन 6, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, ठीक है, और वो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा, ठीक है। तो ये वो अभिक्रिया है इसकी, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 11 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो वियोजन और संयोजन अभिक्रिया भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, और वियोजन और संयोजन अभिक्रियाओं की डेफिनेशन लिख के और इनका समीकरण आप लिख देना इसके आंसर में, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसी समीकरण लिखनी है जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो देखो जरा, जैसे पहले हम प्रकाश का एग्जाम्पल ले लेते हैं, AgBr, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और यहाँ पे Ag प्लस के Br2, ठीक है, ये गैस होगी। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बात करेंगे हम किसकी, दूसरे की, मतलब विद्युत वाले की। तो विद्युत वाले में वाटर ले लो, ठीक है, और यहाँ पे दो तुम विद्युत ऊर्जा, ठीक है। वाटर तो हमें यहाँ पे मिलेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस ही मिलेंगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करो, 2 यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो हमने अब 2 पढ़ लिए हैं। AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो यहाँ पे हमें Ag मिल जाएगा और Br2 मिल जाएगा। उसके बाद
हम वाटर को जब विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा, चलो विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा कोई डिफरेंस नहीं है, विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद और तीसरा जो है वो है हमें उष्मा का, ठीक है। तो उष्मा में ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने उष्मा 6 पर उष्मा शोषी बताया होगा, CaCO3 और यहाँ पे हम देंगे उष्मा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा Ca और प्लस CO2, ठीक है, ये गैस मिलेगी हमें, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे दिया हमने, ये रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है पीछे, ठीक है। और विद्युत धारा, ये वाला भी मैंने जब आपको पढ़ाया होगा वियोजन अभिक्रिया में, जब आपको बताया होगा, ठीक है। और ये CaCO3 जब मैंने उष्मा 6 पे उष्मा शोषी पढ़ाई थी उसमें ये आपको बताया होगा, ठीक है। तो ये बात, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। दोबारा सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। तो इस अभिक्रिया का क्या लिखना हमें, समीकरण लिखना। इस अभिक्रिया का क्या लिखना हमें, समीकरण। तो देखो जरा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, कॉपर से, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, जो कॉपर है उस इसे क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो Ag प्लस कॉपर CuNO3 का होल ट्वाइस। अब इधर NO3 Ag, मतलब एक क्वेश्चन, एक मतलब बात सुनो, AgCl होता है, ठीक है। और तो AgCl यहाँ पे +1 -1, ठीक है। तो Ag जो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है Cu। अब कॉपर का तुमने एक फॉर्मूला देखा, कॉपर CuCl2, इसका मतलब कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो कॉपर के साथ जो NO3 आएगा तो इसका होल ट्वाइस मैंने इसलिए लगा दिया है, ये कॉपर नाइट्रेट ही, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसे बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को आप। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, बैलेंस करोगे तो आप 2AgNO3, तो फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, कॉपर 1 हो जाएगा, NO3 कितने हो जाएंगे 2, 2Ag, ठीक है। अब ये बैलेंस रिएक्शन है। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 15 है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं, वो अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण श्वेत रंग का एक जल में अघुलनशील पदार्थ है, और ठीक है। और जो मैंने आपको द्विविस्थापन में पढ़ाया था ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो वो एक अवक्षेपण ही अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें हमें NaCl मिल रहा था और BaSO4 मिल रहा था, NaCl और BaSO4, ठीक है। तो ये BaSO4 अवक्षेपण ही है, ठीक है, जल में अघुलनशील। तो ये भी आप कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए, उपचयन और अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आधार पर हमें बताना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, अपचयन भी उपचयन भी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व को X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जो X है वो कॉपर है, ठीक है, जो X है वो कॉपर है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। जैसे तुम इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, ठीक है, तो ये बनाएगा 2CuO, ठीक है। यहाँ पर इसे 2 लगा दो, संतुलित रिएक्शन हो गई है। तो ये जो है
ये कॉपर है, ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड है। जो काले रंग का, जो काला है, ठीक है, काले रंग का पदार्थ जो भी है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो बात समझ में आ गई होगी। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस X का नाम बताना। तो X जो है वो कॉपर है और जो बन रहा है काले रंग का है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ये मैंने आपको संक्षारण में पढ़ाया होगा, तो इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, पेंट करते हैं। इसका आंसर भी आप लिख लोगे, ठीक है, कि लोहे की वस्तुओं को हम इसलिए पेंट करते हैं क्योंकि उन पर जंग लग जाता है। कोरोजन संक्षारण में आपको पढ़ाया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखो जाके, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी वहाँ से। 19वें क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिख रखा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन जो होती है वो अक्रियाशील गैस होती है, और जो तेल और खाद्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीडेशन या उनका जो ऑक्सीकरण है वो नहीं होने देती, इसलिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो निम्न पदों का वर्णन करना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है, जिसमें संक्षारण है और विकृत गंधिता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो आपके बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।